बच्चों, आज के इस कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका का षष्ठ पाठ समुद्र तट का शेष प्रश्न पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और उसमें हम लोग अगला प्रश्न करेंगे जो हम लोग पीछे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक पूरा किया था। तो उसमें हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन तक पूरा कर लिए थे हम लोग, और पांचवा प्रश्न हम लोग केवल समझे थे और उसमें उसका उत्तर क्या होगा आज हम लोग इसे लिखेंगे। तो सभी बच्चे पूर्ण वाक्यन उत्तरत पांचवा प्रश्न जो है वो हम लोग आज शुरू करेंगे। तो षष्ठ पाठ समुद्र तट से पेज नंबर 27 पर पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। और पांचवें प्रश्न में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। भारते के समुद्र तटाः प्रसिद्धाः सन्ति। भारत में कौन कौन से समुद्र तट प्रसिद्ध हैं। तो इसमें जो है वो पहला दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें समुद्र तट हैं भारत में, मुंबई, गोवा, कोच्चि तट। तो इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर 5। उत्तर 5 का हम लोग लिखेंगे यहाँ भारते मुंबई के बाद है गोवा और कोच्चि, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बाद है विशाखापत्तनम, और इसके बाद है पूरी तटाः प्रसिद्धाः सन्ति। तो ये है भारत में कौन कौन से समुद्र तट प्रसिद्ध हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये किया। और ख में कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। तो कोच्चि तट किस चीज़ के लिए जाना जाता है, यहाँ पर ये लिखना है। तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः, यहाँ पे कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। तो किसके लिए जाना जाता है, नारियल के फल के लिए। और अब है ग, और ग में है भारत देशः किमर्थं प्रायद्वीपः कथ्यते। तो भारतस्य त्रिषु दिशासु, तिसृषु दिशासु, तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति। तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, समुद्र तटाः सन्ति। अतः भारत देशः प्रायद्वीपः कथ्यते। तो इस तरह से यहाँ पे प्रायद्वीपः कथ्यते। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, अतः भारत देश प्रायद्वीपः कथ्यते। इसीलिए भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। और अब है यहाँ पे
भारतस्य तिसृषु दिशासु के समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में कौन कौन से समुद्र तट हैं? कौन कौन से भारत के, यहाँ पे घ में, यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, और इसमें पूछा गया है कि इसके तीनों दिशाओं में कौन से समुद्र तट हैं। तो भारतस्य पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, बंगोपसागरः, और दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, और पश्चिम दिशायां च, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, अरब सागरः, अरब सागरः अस्ति। तो इसमें नाम लिखना है तीनों समुद्र तटों का जो भारत के तीनों दिशाओं में है। और अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न अंगा वाला है कि अंगा में लिखा है कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमायाम किम द्रष्टुम शक्यते, पूर्णिमा के दिन क्या देखा जा सकता है? पूर्णिमायाम किम द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पे पूर्णिमा में क्या देखा जा सकता है? तो यहाँ पे कन्याकुमारी तटे पूर्णिमायाम, पूर्णिमा को, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमायाम, पूर्णिमा को, पूर्णिमायाम चंद्रोदयः, चंद्रोदयः और सूर्यास्त, सूर्यास्त च युगपदेव, युगपदेव का मतलब होता है एक साथ, युगपदेव द्रष्टुम, यहाँ पे द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है, द्रष्टुम शक्यते। और अब है यहाँ पे छठा प्रश्न, और इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों को संशोधित, शुद्ध करें, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें, यहाँ पर ये पूछा गया है। और अब है क सीता रामाय सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। तो यहाँ सीता, यहाँ पे सह का प्रयोग किया गया है, और सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रामाय जो है वो चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ पे जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है उन्हीं शब्दों को बदलना है, उन्हीं को शुद्ध करना है, सही करना है। तो यहाँ रामाय राम के लिए हो गया, तो ये गलत अर्थ में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो सीता राम के साथ जाती है, तो यहाँ पे सह का प्रयोग है, इसलिए इस रामाय की जगह पे तृतीया विभक्ति का रामेण हो जाएगा। तो प्रश्न 6 में जो पहला वाक्य शुद्ध होकर बनेगा, सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शुद्ध करके वाक्य शब्द को, और फिर से उसे लिखना है। तो इसमें जो है हम लोग छठा प्रश्न लिखेंगे, और इसका क पहले करेंगे, सीता, रामाय की जगह पे रामेण हो जाएगा, रामेण सह गच्छति। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे रामेण हो जाएगा। और अब है यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका में भी जगह बनी हुई है, वहाँ पे इस वाक्य को लिखना है शुद्ध करके। और अब यहाँ पे सह कलमात लेखम लिखति, वह कलम से लेख लिखती है,
सह लिखता है, सह कलमात लेखम लिखति, वह कलम से लेख लिखता है। तो यहाँ पे लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, तो जो कार्य में सहायक है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, जो साधन होता है। तो यहाँ पे कलम साधन है लिखने का, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और कलमात में जो है ये इसकी जगह पे हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कलमेन। तो सह कलमेन, कलमेन लेखम लिखति, सह कलमेन लेखम लिखति। तो यहाँ पे कलमेन हो जाएगा, कलमात की जगह पे कलमेन हो जाएगा। और ग है शैलजा कारयानाय विदेशम गच्छति, शैलजा कारयान से विदेश जाती है। तो शैलजा जो है यहाँ पे कारयानाय, विदेश जाने का साधन है कारयान, लेकिन यहाँ पे कारयानाय का अर्थ है कारयान के लिए। तो यहाँ पे वो कारयान से होगा, कारयान से, तो यहाँ पे कारयानेन हो जाएगा। शैलजा कारयानेन विदेशम गच्छति। तो यहाँ पर कारयान से विदेश जाती है। अब है ईश्वरम नमः, ईश्वर को नमस्कार। तो यहाँ पे ईश्वरम, यहाँ नम धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ईश्वराय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ईश्वराय नमः। और अब है सातवां, निम्नलिखितानां पदानां प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत, निम्नलिखित पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले दिया हुआ है कर्णाभ्याम, यानी कानों से। तो रमेशा कर्णाभ्याम जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग जो है किसी अंग में विकार होने पर किया जाता है। तो इसमें जो है अंग में विकार होने से, जैसे कि कोई आँखों से काना है, कानों से बहरा है, तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कर्णाभ्याम यानी कानों से, यहाँ पे कर्णाभ्याम में जो है इसका प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पे उत्तर 7 में, रमेशः कर्णाभ्याम बधिरः, कर्णाभ्याम बधिरः, बधिरः मतलब बहरा, बधिरः अस्ति, बधिरः अस्ति, कानों से बहरा है। हसन्ति, बालाः हसन्ति, बच्चे हंस रहे हैं। यहाँ पे बालाः बहुवचन है और वो भी बहुवचन है। और अब है यूयम, यूयम यानी कि तुम सब, यूयम पुस्तकानि पठत, यूयम पुस्तकानि पठत। और अब है आगे विमानेन, विमान से। तो दिनेशः, दिनेशः विमानयानेन, दिनेशः विमानयानेन गच्छति, दिनेशः विमानयानेन गच्छति। नेत्रेण, सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह आँखों से काना है। सह नेत्रेण काणः अस्ति। और अब है इसके बाद परोपकाराय, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, परोपकाराय परोपकार के लिए। यहाँ पे पूरे 6 वाक्य हैं। तो परोपकाराय वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय, परोपकार के लिए, परोपकाराय
राय, फलंती, फलते हैं। तो यहाँ पे ये पदों का वाक्य में प्रयोग हुआ। और अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृते अनुवादम कुरुत। 8वां प्रश्न है यहाँ पे, संस्कृत में अनुवाद करो। तो यहाँ पे पहला वाक्य दिया हुआ है, मैं पिताजी के साथ जाता हूँ। तो यहाँ पे साथ के अर्थ में पिताजी, ये पद में जो है शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं 8वां प्रश्न। और 8वें प्रश्न में हम लोग यहाँ पर अनुवाद करेंगे। और इसमें जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ये उत्तर 8 है। अहम पित्रा सह गच्छति। मैं पिता के साथ जाता हूँ। और ख है, उमा कलम से पत्र लिखती है। तो उमा कलमेन, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि ये लिखने का साधन है। कलमेन पत्रम लिखति। और अब इसके बाद है, क्रीडक गेंद से खेलते हैं। गेंद को कंदुकम कहा जाता है। और क्रीडकः जो खेलता है, क्रीडकः कंदुकेन सह क्रीडति। सह क्रीडति। गेंद, क्रीडकाः यहाँ पे खेलते हैं। क्रीडक गेंद से खेलते हैं। तो क्रीडकाः यहाँ पर क्रीडकाः कर देंगे क्योंकि यहाँ पे खेलते हैं, बहुवचन आ जाएगा। क्रीडकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। और अब है यहाँ पे घ, गुरु शिष्य पर क्रोध करते हैं। तो गुरुः शिष्याय क्रुध्यति। शिष्याय क्रुध्यति। यहाँ पे ध का प्रयोग करेंगे। और अब है यहाँ पे 5वां, वृक्ष सदा परोपकार के लिए होते हैं। वृक्षाः सदा परोपकाराय भवति। वृक्षा है तो यहाँ पे भवंती हो जाएगा। परोपकाराय भवंती। और अब है, सेवक फलों के लिए बाजार जाता है। भृत्यः फलेभ्यः, भृत्यः फलेभ्यः आपणं गच्छति। और अब है यहाँ पे, धन के बिना सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पे च के बाद छ है, धनेन विना सुखम न मिलति। प्राप्नोति भी लिख सकते हैं कि नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे मिलति का प्रयोग किया गया है। और ज है, कृष्ण को प्रणाम। तो कृष्ण, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा नम धातु के योग में। कृष्णाय नमः। तो ये जो है
इस पाठ के सभी प्रश्न पूरे हो गए। षष्ठा पाठ समुद्र तट। और अब इसके बाद जो 7वां पाठ है वो है बकस्य प्रतिकारः। तो इसमें हम लोग देखते हैं शुरू में यहाँ पर अव्यय के बारे में बताया गया है। तो इसको लिखने के बाद हम लोग 7वां चैप्टर शुरू करेंगे। बकस्य प्रतिकारः। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। इसमें अव्यय का प्रयोग है। अव्यय का प्रयोग इसमें बताया गया है। और अव्यय प्रयोगः लकार परिचयः च। तो इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है पठ धातु है, लट लकार वर्तमान कालः, ता है, ती है, रहा है, रही है, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि बालकः पठति, बालक पढ़ता है और बालक पढ़ रहा है, दोनों के लिए ही बालकः पठति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। पठ धातु का लट लकार का वर्तमान काल का रूप। तो इसमें पठति, पठतः, पठन्ति। और मध्यम पुरुष में लिखा है पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष में लिखा है पठामि, पठावः, पठामः। और यहाँ पर पठ धातु का लेट लकार का भी रूप लिखा हुआ है जो भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है। और उसमें जो है गा, गी और गे ये आता है, जैसे जाएगा, जाएगी या जाएंगे। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति बहुवचन में है। और मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस तरह से लट लकार, फिर लेट लकार और अब लंग लकार का रूप यहाँ पर दिया जा रहा है पठ धातु का। और पठ धातु में इसमें आता है था, पढ़ा या पढ़ी। तो प्रथम पुरुष में है अपठत, अपठताम, अपठन। और मध्यम पुरुष में है अपठ, अपठतम, अपठत। और उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये रूप यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें भू धातु से जो रूप बनेगा प्रथम पुरुष में वो बनेगा अभवत, अभवताम, अभवन। और भू धातु का अर्थ होता है होना। और क्री धातु से अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। और इसमें गम धातु से बनेगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, तीनों वचन में। और अस धातु में यहाँ पे प्रथम पुरुष में आसीत, आस्ताम और आसन, ये रूप यहाँ पर बनेगा। तो अब यहाँ पे इनका ये जो लिखा हुआ है इसका प्रयोग आगे प्रश्नों में आएगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है निम्नलिखिता नाम अव्यया नाम। निम्नलिखित अव्ययों के अव्ययों को अर्थैः सह, अर्थ के साथ मेलनम कुरुत, मिलाओ। तो यहाँ पर निम्नलिखित अवयवों का अर्थों के साथ मिलान करो। तो यहाँ मिलान करना है। और यहाँ जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले अव्यय लिखा है, फिर उसके बगल में अर्थ लिखा हुआ है। और इसमें से अव्यय को लिख के जो दो खाली जगह है, जैसा कि एक उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, च और अव्यय है च और उसका अर्थ है और। तो यहाँ पे च लिखा हुआ है और जो है वो नीचे लिखा हुआ है और, तो उसको उसके बगल में लिखना है अर्थ में। तो इस तरह से अव्यय और उसका अर्थ एक साथ हो जाएगा। और यहाँ पे अर्थ जो है वो ऊपर नीचे दिया हुआ है, उसको सही सोचकर उसको मिलान करना है, सही चुनकर। तो यहाँ पे जो पहला च पहले से लिखा हुआ है, उत्तर एक के यहाँ पे अव्यय यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरी जगह उसका अर्थ लिखा है। तो पहले में च लिखा है और उसका अर्थ लिखा है और।
ये उदाहरण जो है लिख के बताया गया है और इसी तरह से हम लोग को आगे का करना है। तो इसमें जो है दूसरा अव्यय दिया है सह, तो दूसरे अव्यय को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सह और इसका अर्थ होता है, अब इसका अर्थ हमें इसमें से खोजना है और सह का अर्थ जो है साथ होता है, सह का अर्थ साथ है। और अब तीसरा जो यहाँ पे अव्यय दिया है वह है एव, एव, तो एव को हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे, एव का मतलब होता है ही, तो ही से उसको मिलाएंगे, एव का अर्थ है ही। और अब है सहैव, सहैव दिया हुआ है एव के बाद और सहैव का अर्थ होता है यहाँ पे, एक जगह साथ दिया हुआ है जो सह का अर्थ है और एक जगह है साथ ही, तो यहाँ पे साथ ही जो है वो सहैव का अर्थ है, क्योंकि इसमें सह और एव दोनों मिलकर सहैव बना है, तो साथ ही यहाँ पर होगा। अब है एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार, तो यहाँ पे एकदा का एक बार ये दूसरे पेज पे दिया हुआ है, तो इसको एक बार से मिलाएंगे, एक बार, यहाँ पे लाइन खींचते रहे जिससे पता चले कि ये इसके साथ है। और अब है यहाँ पर एकदा के बाद है श्वः, तो यहाँ पे श्वः का प्रयोग है और श्वः का जो है वो अर्थ होता है कल, और वो आने वाला कल, कल आने वाला, यह कहते हैं बीते हुए कल को और ये आने वाले कल को श्वः कहा जाता है। अब है अधुना, अधुना, और अधुना का अर्थ है यहाँ पर, अधुना का अर्थ होता है कि अब, यहाँ पे दिया हुआ है अब इस समय, अब इस समय, यानी कि ये जो वर्तमान समय है। और अधुना के बाद जो अगला पद दिया हुआ है वो है अतः, तो अतः यहाँ पर, अतः का अर्थ है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है साथ ही कल, इसलिए, अतः का अर्थ हो गया इसलिए, अतः का अर्थ हो गया इसलिए, ये पहले दिया हुआ है। और अब है यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में उदाहरण देकर बताया जाता है जैसे, और फिर है यथा के बाद तथा, और तथा का अर्थ है वैसे। और अपि, अपि शब्द भी कई बार आया है, तो अपि जो है वो, अपि का अर्थ हो गया भी, और इसके बाद यहाँ पे यदा, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपि के बाद यहाँ पे दिया हुआ है यदा, यदा का अर्थ होता है जब, यदा के बाद है तदा, तदा मतलब तब। और अब है यादृशम, यादृशम मतलब जैसा, और फिर दिया हुआ है तादृशम, तादृशम मतलब वैसा, यादृशम जैसा और तादृशम वैसा। तो ये जो है ये पूरे अर्थ को मिलाया गया अव्यय के साथ। तो आज हम लोगों ने इसमें अव्यय के, अव्यय वो होता है जो किसी भी लिंग या वचन में बदलता नहीं है, तो ये सारे जो है वो अव्यय हैं और इसके अर्थ को हम लोगों ने इसके साथ मिलाया। और इसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है वो है निम्नलिखितानाम पदानाम लकारम चिनोत, निम्नलिखित पदों का लकार चुनें।
तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है और उसमें से चुनना है। तो निम्न पदों का लकार चुनो। इसमें जो है निवसतः, यहाँ पे निवसतः दिया हुआ है और इसमें 4 लकार दिए हुए हैं, लंग लकार, लिट लकार, लट लकार और लोट लकार। तो निवसति, निवसतः, निवसंती होता है। तो यहाँ पे लट लकार का प्रयोग किया गया है और निवसतः। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे और दूसरे प्रश्न में लकार चुनना है। तो उत्तर यहाँ पे 2 है और इसमें जो है पहला क है और क नंबर इसमें नहीं डला है, लेकिन हम लोग पहले शब्द के लिए यहाँ पे डाल देंगे। तो क में है निवसतः पद दिया हुआ है और इसमें हमें चुनना है कि कौन सा लकार है। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है वो लट लकार, यहाँ पे पहला नंबर डाल देते हैं, दूसरे का ही लिखा जाए, इसमें हो जाएगा लट लकार। लट लकार है तो केवल यहाँ पे लट लिखेंगे जो कि विकल्प में लिखा हुआ है। और ये सभी को पता है कि ये लकार है। और दूसरा है आसीत। तो आसीत मतलब होता है था, तो इसमें लंग लकार का प्रयोग है और ये दूसरा विकल्प है। यहाँ पे और अब है अभवत। अभवत मतलब हुआ। यहाँ भू धातु से लंग लकार में अभवत का प्रयोग हुआ है, जो कि चौथा विकल्प है। तो चौथे विकल्प में भी यही आएगा। और अब है अभक्ष्यत। भक्ष्य धातु से लंग लकार में रूप बना है अभक्ष्यत। तो यहाँ पे भी जो है वो लंग लकार का प्रयोग है और ये है तीसरे नंबर पे। तीसरा विकल्प जो है वो सही है। और इसके बाद करिष्यसि, ये लिट लकार है। करोगे, करिष्यसि, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है। तो ये दूसरा विकल्प लिट लकार, इसमें दूसरा विकल्प आएगा लिट लकार का। और अब है व्यवहरिष्यामि। इसमें जो है इसमें भी लिट लकार का प्रयोग होगा क्योंकि ये भविष्यत काल का है। तो यहाँ पे, और ये पहले विकल्प में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिट लकार हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और इस दूसरे प्रश्न को सभी बच्चे दूसरे प्रश्न तक पूरा करेंगे जितना भी आज कराया गया है षष्ठ पाठ में और ये सप्तम पाठ में। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।